Hello friends, welcome to my channel Excellent Coaching. We were doing psychology MCQs for class 12th. कंटिन्यू करते हैं अपने MCQs को. आज हमने क्वेश्चन नंबर 24 से शुरू करना है. So let's begin. Question 24. According to Vygotsky, higher mental functions such as problem solving and thinking are inherited, culturally produced, technologically developed or acquired. वाइगॉट्स्की के अकॉर्डिंग जो हमारे हायर मेंटल फंक्शंस होते हैं जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग है, थिंकिंग है, ये हमें कहाँ से आप मिलते हैं? इनहेरिटेड होते हैं या कल्चरली प्रोड्यूस्ड होते हैं या टेक्नोलॉजिकली डेवलप किए जाते हैं, एक्वायर्ड होते हैं. तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा पार्ट बी विच इज़ कल्चर प्रोड्यूस, क्योंकि वाइगॉट्स्की का ये मानना है कि जिस कल्चर में हम रहते हैं और जिन लोगों से हम इंटरेक्ट करते हैं वो हमारे मेंटल फंक्शनिंग या हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में उनका बहुत बड़ा रोल होता है. और जो एक सिग्निफिकेंट अदर्स करके जो वर्ड वाइगॉट्स्की ने अपनी थ्योरी में दिया है कि जो हमारे आसपास के लोग होते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं उनकी वजह से या उनका असर हमारे ऊपर होता है, और वो कल्चर जिसमें हम रहते हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. तो कोई भी इंडिविजुअल है उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए उसके कल्चर का बहुत बड़ा रोल है. तो दैट इज वाई द आंसर इज कल्चर प्रोड्यूस्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25. Rahul needs to find out if he has mechanical ability in order to choose a course for his future. Which assessment method will Rahul use? तो राहुल यहाँ पे क्या चीज़ देखना चाहता है कि उसके अंदर किस तरह की एबिलिटी है, वेदर ही हैज़ मैकेनिकल एबिलिटी और नॉट. तो आगे जाके करियर में वो इस फील्ड में अच्छा काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, इसलिए उसको कोर्स चूज़ करना है. चूज़ अ कोर्स फॉर हिज फ्यूचर. तो उस केस में इसको अपने ऊपर कौन सा टेस्ट कंडक्ट करना चाहिए, असेसमेंट करनी चाहिए किस टाइप की, जिससे इसको ये पता चल जाए कि ये आगे इन फ्यूचर अगर ये कोर्स लेता है तो इसमें अच्छा कर पाएगा. तो इस तरह के टेस्ट को हम एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं. एप्टीट्यूड टेस्ट हमें ये बताते हैं कि हमारा एप्टीट्यूड किस में अच्छा है या हम इन फ्यूचर अपने करियर में किस काम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26. Which of the following about psychometric approach is are incorrect? इसमें से कौन सी चीज़ें हैं जो साइकोमेट्रिक अप्रोच के बारे में गलत हैं? तो साइकोमेट्रिक अप्रोच क्या होती है? साइकोमेट्रिक अप्रोच एक इंडिविजुअल की एबिलिटीज़ को एक एग्रीगेट मानती है, यानी कि जो एबिलिटीज़ हैं वो एक साथ हैं, एक एग्रीगेट की तरह है. सम टोटल ऑफ एबिलिटीज़ है हमारे अंदर. तो पहली लाइन करेक्ट है बिल्कुल, लेकिन हमें तो इनकरेक्ट ढूंढना है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता. बी ऑप्शन कह रहा है फोकस इज ऑन हाउ एन इंडिविजुअल एक्ट, किस तरीके से एक इंडिविजुअल एक्ट करता है उस पर फोकस करता है. तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट लग रही है. साइकोमेट्रिक में एक्शंस के ऊपर इतना फोकस नहीं होता है, एबिलिटीज के ऊपर होता है. सी ऑप्शन है एक्सप्रेस द इंडिविजुअल्स परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज, ये भी ठीक है. साइकोमेट्रिक अप्रोच में हम कॉग्निटिव एबिलिटीज के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं. एंड इट ऑल्सो फोकसेज ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस. तो ये तीन स्टेटमेंट्स तो ठीक हैं. सिर्फ बी ऑप्शन गलत लग रहा है जो साइकोमेट्रिक से मैच नहीं हो रहा. दैट इज वाई आवर आंसर इज ऑप्शन बी, दैट ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. साइकोमेट्रिक में फोकस ऑन एक्शन नहीं होता, इंडिविजुअल कैसे एक्ट कर रहा है ये साइकोमेट्रिक का पार्ट नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27. राम एंड राज वर आइडेंटिकल ट्विन सेपरेटेड एट बर्थ. Ram was raised by his grandparents, whereas Raj was raised in a foster home. How much will their intelligence correlate? तो ये वो वाले इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं जहाँ पे आपकी बुक में दी हुई है इंटेलिजेंस की कोरिलेशन ऐसे दो ट्विंस की जो अलग अलग जगह पे पले बड़े हैं, जैसे कि व्हेन दे आर रेज्ड सेपरेटली. आइडेंटिकल ट्विंस व्हेन दे आर रेज्ड सेपरेटली, अलग अलग जगह पे रेज हुए हैं. जैसे एक राम यहाँ पे कह रहे हैं कि वो ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहा है और राज एक फॉस्टर होम में रहा है. दोनों अलग अलग जगह पे रहे हैं, बड़े हुए हैं, लेकिन वो आइडेंटिकल ट्विंस हैं. तो देखो इसमें अगर आपको फिगर याद भी नहीं है तो ये कॉमन सेंस लगा हुआ, आप अगर आइडेंटिकल ट्विंस हैं इसका मतलब सबसे ज़्यादा कोरिलेशन होना चाहिए इंटेलिजेंस में. आइडेंटिकल ट्विंस जो दोनों एक ही साथ एक ही घर में रह रहे हैं तो उनकी तो कोरिलेशन सबसे मैक्सिमम होगा, वो होगा 0.90.
लेकिन अभी आइडेंटिकल ट्विंस हैं, लेकिन ये सेपरेट हो गए हैं, ठीक है, सेपरेटेड एट बर्थ। तो उस वजह से 0.90 नहीं आ पा रहा है कोरिलेशन, इतना ज़्यादा कोरिलेशन नहीं हो रहा है इंटेलिजेंस का, क्योंकि है तो आइडेंटिकल पर अलग अलग जगह पे बड़े हुए हैं। तो उस केस में सेकंड ऑप्शन आपका यही आता है कि इनका कोरिलेशन जो आएगा इंटेलिजेंस का वो 0.72 आएगा, इससे कम नहीं हो सकता, क्योंकि ये आइडेंटिकल ट्विंस हैं। दैट इज वाई आंसर इज 0.72. नेक्स्ट क्वेश्चन. On being assessed for intelligence, Ronit scored high in social and emotional skills. Ronit ने social और emotional skill पे ज़्यादा स्कोर किया है. सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड कलेक्टिविस्टिक ओरिएंटेशन में ज़्यादा स्कोर किया है. अब ये चारों चीज़ें ध्यान से अगर आप सोचो तो ये किस तरह की इंटेलिजेंस के अंदर आता है. टेक्निकल इंटेलिजेंस नहीं है ये कौन सी इंटेलिजेंस है? ये इंटीग्रल है, जिसमें सोशल, इमोशनल, अपनी फैमिली, अपनी सोसाइटी, अपने रिलेशनशिप को ज़्यादा फोकस करते हैं. इसको इंटीग्रल इंटेलिजेंस बोलते हैं. तो चारों स्टेटमेंट में से कौन सी ठीक होनी चाहिए? रोनित इज हाई इन टेक्नोलॉजिकल गलत है. रोनित इज नॉट हाई इन इंटीग्रल भी गलत है. रोनित लैक्स इमोशन भी गलत है. सही आंसर है रोनित इज हाई इन इंटीग्रल इंटेलिजेंस, क्योंकि इस तरह की जो इंटेलिजेंस होती है, सोशल, इमोशनल, सेल्फ रिफ्लेक्शन, कलेक्टिविस्टिक, जो हमारे इंडियन कंटेक्स्ट के लिए बहुत ज़रूरी है, उसको हम इंटीग्रल इंटेलिजेंस बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. द MA ऑफ अ 10-year-old बॉय हु हैज़ एन IQ ऑफ 120 विल बी. तो एक 10-year-old बॉय है, उसका MA कितना होगा अगर उसका IQ 120 है? दिस इज वेरी सिंपल. हम IQ का फॉर्मूला क्या होता है? IQ इज इक्वल टू MA अपॉन CA इंटू 100. हम वो सारी चीज़ें फॉर्मूले में पुट कर देंगे जो हमें दी हुई हैं. IQ दिया हुआ है 120 इज इक्वल टू MA हमें निकालना है. CA कितना है? जितने साल का वो है, जो बॉय है वो कितने साल का है? 10 साल का है. CA इज 10 इंटू 100. अब हमें MA निकालना है, बाकी सारी चीज़ें दी हुई है, तो सिंपल है. कैसे हो जाएगा? MA इज इक्वल टू, ये 10 यहाँ चला जाएगा, 120 इंटू 10, और ये 100 नीचे आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 100. दैट विल बी योर आंसर 12. सो हमारा आंसर यहाँ पे आएगा ऑप्शन बी 12. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30. Dash involves employing systematic, organized and objective procedures to record behavioral phenomena occurring naturally in real time. ये लाइन इंपॉर्टेंट है. किसी का बिहेवियर फिनोमिना रिकॉर्ड करना है आपने रियल टाइम में, तो क्या हम वो इंटरव्यू में कर सकते हैं? नहीं कर सकते. आप उसका नेचुरल बिहेवियर फिनोमिना रिकॉर्ड कर रहे हो कि वो नेचुरली क्या करता है, ठीक है. एक्सपेरिमेंट में नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में एक सेटअप होता है, वो रियल टाइम नहीं होता है. अगेन हम साइकोलॉजिकल टेस्ट में भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते बिहेवियर फार्मूला, क्योंकि वो एक टेस्ट है जिसमें आप वो जो हम है नेचुरल बिहेवियर कभी नहीं दिखाते. एक टेस्ट में हमारा हमेशा बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाते हैं हम. तो यहाँ पे आपका आंसर ऑब्जर्वेशन आ रहा है, क्योंकि जब हम किसी को ऑब्जर्व करते हैं तो हम उसको नेचुरली रियल टाइम में उसके नेचुरल बिहेवियर को ऑब्जर्व कर सकते हैं एंड उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन 31. व्हाट अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द डेफिनेशन ऑफ बुद्धि. तो ये बुद्धि का कॉन्सेप्ट आपकी बुक में इंडियन इंटेलिजेंस में दिया हुआ है. कौन से ऑप्शन इसमें सबसे ज़्यादा बेस्ट मैच कर रहे हैं बुद्धि में? स्किल ऑफ मेंटल एफर्ट एंड डिटरमिन्ड एक्शन ऑप्शन ए है. ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस ऑप्शन बी है. इफेक्टिव एंड मोटिवेशनल कंपोनेंट्स ऑप्शन सी. एंड मेंटल मैनिपुलेशन है ऑप्शन डी. तो अगर आपकी बुक में से देखें तो आपकी बुक में दो चीज़ें जो बुद्धि के बारे में मेंशन करी गई हैं वो है ए एंड सी, कि ये एक मेंटल एफर्ट और डिटरमिन्ड एक्शन का स्किल है, और इसमें अफेक्टिव एंड मोटिवेशनल कंपोनेंट्स होते हैं. ये दो चीज़ें, ये दोनों लाइंस आपकी बुक में से है. दैट इज वाई आंसर हेयर इज ए एंड सी ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 32. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डज नॉट अप्लाई टू क्रिएटिविटी. क्रिएटिविटी पे कौन सी स्टेटमेंट अप्लाई नहीं होती है, कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है? तो पहली स्टेटमेंट है इंडिविजुअल्स वेरी इन टर्म्स ऑफ देयर क्रिएटिविटी एंड दे मे बी ऑपरेटिंग एट डिफरेंट लेवल. ये बिल्कुल सही है कि सबकी क्रिएटिविटी अलग अलग लेवल की होती है.
दूसरी लाइन है क्रिएटिविटी इन्वॉल्व्स मॉडिफाइंग अर्लियर पर्सपेक्टिव और पुटिंग ओल्ड थिंग्स इनटू न्यू यूज। बिल्कुल सही चीज़ है, जब हम अपना पर्सपेक्टिव चेंज करते हैं या हम कोई चीज़ नए तरीके से यूज करते हैं तो उसको भी क्रिएटिविटी कहते हैं। थर्ड लाइन है लिमिट्स ऑफ द क्रिएटिव पोटेंशियल आर सेट बाय हेरिडिटी एंड फर्दर एक्सप्रेशन इज इन्फ्लुएंस बाय एनवायरमेंटल अपॉर्चुनिटीज, विच इज ऑल्सो ट्रू कि हमारी हेरिडिटी से हमारी लिमिट सेट हो जाती है, बट अगर हमें एनवायरनमेंट में इतनी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं तो हम उसको और ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। ये चीज़ सिर्फ क्रिएटिविटी के लिए नहीं, ये चीज़ आपकी एप्टीट्यूड के लिए, आपके एटीट्यूड के लिए, हर चीज़ के लिए वैलिड है। लास्ट लाइन बोल रही है पर्सन नीड्स टू पोजेस सुपीरियर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। क्रिएटिव होने के लिए आपके अंदर सुपीरियर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस होना चाहिए, विच इज़ रॉन्ग। क्रिएटिविटी के अंदर थोड़ी सी इंटेलिजेंस होना ज़रूरी है बट नॉट सुपीरियर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। दैट इज़ वाई दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग है और हमारा आंसर यही है ऑप्शन डी। देन क्वेश्चन नंबर 33, मनीष इज अ 15-year-old boy who has an IQ of 65. Okay. He is very uncomfortable adapting to a new environment. Identify the descriptive label based on his IQ. अब आप 65 IQ देख के खुद ही अंदाज़ा लगा लो कि अगर 90 to 110 एवरेज होती है तो 65 क्या हुआ, 65 तो इससे बहुत ही कम हो गई है ना। तो दिस इज़ नॉट इवन लो एवरेज, इसमें इन्होंने बॉर्डर लाइन नहीं है क्योंकि इतना पास नहीं है उसके एवरेज के, एवरेज तो है ही नहीं। इट इज़ इंटेलेक्चुअली डेफिशिएंट बिकॉज क्यों इंटेलेक्चुअली डेफिशिएंट है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ IQ की बात नहीं हो रही है, IQ तो कम है ही, लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ इन्होंने बताई है कि वो अडाप्ट नहीं कर पाता न्यू एनवायरनमेंट में, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसको हम इंटेलेक्चुअली डेफिशिएंट बोलेंगे। डेफिशिएंट मीन्स वो अपने एनवायरनमेंट के साथ अडाप्ट नहीं कर पा रहा है, IQ तो कम है ही, साथ में अपने एनवायरनमेंट के साथ भी अडाप्ट नहीं कर पा रहा है। सिर्फ IQ की बात होती तो हम लो एवरेज लेके चल सकते थे, बट यहाँ पे एक अडाप्टिंग की भी बात हो रही है, इसलिए इंटेलेक्चुअली डेफिशिएंट बोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, Srijan is very smart at solving problems he encounters. Each time he is in trouble, he thinks of similar problems he has faced in the past and uses his experience to solve present problems. सृजन इज यूजिंग डैश इंटेलिजेंस, आपके क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ है। अगर अपने एक्सपीरियंस को यूज करके नई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है तो उसको हम एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, स्टूडेंट्स हु आर आर्टिकुलेट एंड कैन एक्सप्रेस देयर थिंकिंग इफेक्टिवली ऑन आर हाई ऑन डैश इंटेलिजेंस। आर्टिकुलेट क्या होता है, जिसके अंदर एक्सप्रेस करने के, बोलने के, लिखने के स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं, अपने वर्ड्स को, अपनी लैंग्वेज को, वर्ड्स को यूज़ करने के स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं, उसको हम आर्टिकुलेट बोलते हैं। तो लैंग्वेज की बात हो रही है इसलिए ये लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, इंटेलिजेंस टेस्ट इज टू डैश एज क्रिएटिविटी टेस्ट इज टू डैश। इंटेलिजेंस टेस्ट क्या है और क्रिएटिविटी क्या है, तो अगर हमें अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पे चूज करने हैं तो हम यहाँ पे देखेंगे कि देखो मल्टीपल सॉल्यूशन वाला ऑप्शन गलत है, क्योंकि मल्टीपल सॉल्यूशन क्रिएटिविटी का होता है, लेकिन ये लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है इसलिए ये रॉन्ग ऑप्शन है। कन्वर्जेंट वाला ऑप्शन ठीक लग रहा है क्योंकि इंटेलिजेंस में कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है, क्रिएटिविटी में डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। कन्वर्जेंट का मतलब किसी एक प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन ढूंढना है, डाइवर्जेंट का मतलब किसी एक प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशंस ढूंढ सकते हो, तो ये ऑप्शन ठीक है। फिर ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड भी उल्टा लिखा हुआ है, इंटेलिजेंस क्लोज एंडेड होता है, क्रिएटिविटी ओपन एंडेड होता है, तो थर्ड ऑप्शन भी गलत लग रहा है। लास्ट वाला ऑप्शन ठीक है, एक्यूरेसी या नोवेल्टी। इंटेलिजेंस टेस्ट में एक्यूरेसी ज़्यादा देखी जाती है, क्रिएटिविटी में नोवेल्टी ज़्यादा देखी जाती है, नयापन। तो इसलिए हमारे जो दो ऑप्शन ठीक लग रहे हैं वो लग रहे हैं 2 और 4, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2 and 4। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स सजेस्ट दैट इंटेलिजेंस इज शेप्ड बाय हेरिडिटी। कौन सी स्टेटमेंट ये सजेस्ट कर रही है कि इंटेलिजेंस हेरिडिटी से आती है।
सो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रही है आइडेंटिकल ट्विन्स रियर्ड अपार्ट आर मोर सिमिलर देन फ्रेटर्नल ट्विन्स रियर टुगेदर। आइडेंटिकल ट्विन्स जो अलग अलग रह रहे हों तो भी वो ज्यादा सिमिलर होते हैं किसके कंपैरिजन में? फ्रेटर्नल ट्विन्स के कंपैरिजन में, जो आइडेंटिकल नहीं होते। चाहे वो एक साथ भी रहे तो भी आइडेंटिकल ज्यादा सिमिलर होते हैं। तो एक तो ये लाइन है जो आपकी हेरिडिटी को ज्यादा फोकस कर रही है। फिर उसके बाद आइडेंटिकल ट्विन्स रियर टुगेदर आर मोर सिमिलर देन फ्रेटर्नल ट्विन्स रियर्ड अपार्ट। मतलब आइडेंटिकल ट्विन्स जो साथ में रह रहे हैं वो ज्यादा सिमिलर होंगे रेदर देन जो फ्रेटर्नल ट्विन्स हैं जो अलग रह रहे हैं। तो इससे ज्यादा बेटर तो फर्स्ट लाइन बोल रही है कि आइडेंटिकल ट्विन्स दूर रह रहे हो तो भी वो सिमिलर होते हैं। तो हेरिडिटी वाली बात तो फर्स्ट लाइन में ज्यादा क्लियर दिख रही है। थर्ड लाइन, adopted children show more similarity to their biological parents than to their adoptive parents. So this line is also indicating towards heredity that adopted children वो ज्यादा सिमिलर किससे होते हैं? अपने बायोलॉजिकल से होते हैं। जिन्होंने अडॉप्ट किया उससे इतने सिमिलर नहीं होते। तो दिस इज ऑल्सो पॉइंटिंग टूवर्ड्स हेरिडिटी। लास्ट लाइन, सिबलिंग्स रियर टुगेदर आर मोर सिमिलर देन सिबलिंग्स रियर अपार्ट। सो यहाँ पे रियरिंग के ऊपर फोकस हो रहा है, यहाँ पे भी रियरिंग के ऊपर फोकस हो रहा है। फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन ऐसा है जो आपको हेरिडिटी के ऊपर लेके जा रहा है। सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट हेरिडिटी हियर तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड ही मैच कर रहा है, विच इज योर बी ऑप्शन, फर्स्ट एंड थर्ड। 38 is a case based question, so let us read the case first. Kirti has been exceptionally talented child right from the beginning of her school years. She not only represented her school in various dance competitions as at state level, but also has been a national level shooting championship. Okay, so ये एक लड़की है कृति जो एक्सेप्शनली टैलेंटेड है, डांस कॉम्पिटिशन्स पे स्टेट लेवल पे परफॉर्म कर चुकी है और नेशनल लेवल शूटिंग चैंपियनशिप में भी परफॉर्म कर चुकी है। Her sharp expressions in dance and preciseness in shooting is well talked about amongst her school family members. Despite all this, Kriti and her parents have been worried about her academic performance, which has been going down lately. So यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भाई वो शूटिंग में बहुत अच्छा कर रही है, डांस में बहुत अच्छा कर रही है, बट अकेडमिकली उसकी परफॉर्मेंस डाउन जा रही है। Her inability to score well has impacted her confidence and she has started questioning her intelligence. Her parents were concerned, hence they decided to consult a psychologist. After a detailed discussion with Kriti, the psychologist explained to her about the different types of intelligences and how her academic scores have little to do with her IQ level. अब यहाँ पे कह रहे हैं कि कृति को अपने इंटेलिजेंस पे डाउट होने लगा क्योंकि उसके मार्क्स नहीं आ रहे थे। तो जब साइकोलॉजिस्ट के पास वो गई और उसने उसको अलग अलग टाइप ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में समझाया तो उसको ये पता चला कि जो इंटेलिजेंस होती है वो बहुत डिफरेंट टाइप की होती है और आईक्यू लेवल का उससे कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज सबके अंदर अलग अलग टाइप की इंटेलिजेंसेस होती हैं। दिस डिस्कशन नॉट ओनली हेल्प कीर्ति इन इम्प्रूविंग एकेडमिक स्कोर्स बट ऑल्सो हेल्प इन परफॉर्मिंग बेटर। सो इस डिस्कशन के बाद उसको थोड़ा बेटर फील होना शुरू हुआ और उसके स्कोर्स भी इम्प्रूव हुए। ये केस है कृति का। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस हैं। ए पार्ट है, कृति's एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस इन शूटिंग एंड डांसिंग मेक्स हर अ गिफ्टेड चाइल्ड। क्या उसकी जो एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस है शूटिंग और डांसिंग में उससे वो गिफ्टेड कैटेगरी में आ जाएगी? ट्रू है कि फॉल्स है? इट इज फॉल्स। क्यों? क्योंकि गिफ्टेड ये टैलेंटेड में आएगी, गिफ्टेड में नहीं आएगी। गिफ्टेड मीन्स आप हर फील्ड में ओवरऑल बहुत ही एक्सेप्शनली गुड कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, बट यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि ये दो चीज़ों में बहुत अच्छी है बट एकेडमिक में पुअर हो रही है। सो ये गिफ्टेड में नहीं आएगी। गिफ्टेड इज ओवरऑल परफॉर्मेंस। बी ऑप्शन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज रिफ्लेक्टेड इन कृति's थॉट प्रोसेस ऑफ हर IQ बीइंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हर एकेडमिक एग्रीगेट। अब यहाँ पे जैसे कृति साइकोलॉजिस्ट के पास जाने से पहले ये मान रही थी कि अगर मेरे स्कोर अच्छे नहीं आ रहे, टोटल स्कोर, अगर मेरे परसेंटेज अच्छे नहीं आ रहे हैं स्कूल में, तो इसका मतलब मेरा IQ बहुत खराब है, मैं बहुत मतलब मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ। तो ये किस तरह की अप्रोच है कृति की? ये किस तरह की अप्रोच थी? सो दिस अप्रोच इज
साइकोमेट्रिक अप्रोच जो ये कहती है कि हमारा जो टोटल एग्रीगेट है वो हमारे इंटेलिजेंस को शो करता है. दिस इज नॉट इंफॉर्मेशनल प्रोसेसिंग अप्रोच जहाँ पे हमारे एक्शंस और हमारे प्रोसेसेस को देखा जाता है. ये साइकोमेट्रिक अप्रोच है जहाँ पे एक सम टोटल एग्रीगेट को देखा जाता है. नेक्स्ट सी पार्ट. कृति इज मच टॉक्ड अबाउट पोटेंशियल इन डांसिंग एंड हर अनपैरेलल्ड स्किल इन शूटिंग रिफ्लेक्ट द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. तो वो डांसिंग में बहुत अच्छी है, शूटिंग में बहुत अच्छी है, तो कौन सी वाली इंटेलिजेंस उसमें रिफ्लेक्ट हो रही है? डांसिंग में आपको बॉडी मूवमेंट्स को कंट्रोल करना होता है, शूटिंग में आपको अपने हैंड मूवमेंट को, बॉडी को, पोस्चर को कंट्रोल करना होता है. तो ये दोनों चीज़ें अगर हम ध्यान से देखें तो ये बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस है. नाउ वी हैव अनदर केस. क्वेश्चन नंबर 39. Sanjana, a 11-year-old girl, was referred for evaluation of aggressive behavior that had worsened over past 2 years. तो यहाँ एक संजना की बात कर रहे हैं जिसके अंदर बहुत एग्रेशन है, लास्ट 2 years से बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रही है, उसका बिहेवियर बहुत एग्रेसिव हो रहा है. शी एक्सपीरियंस फ्रीक्वेंट आउटबर्स्ट ऑफ एंगर, मतलब सडनली बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, चिल्लाने लगती है. ठीक है. शी वॉज कॉग्निटिवली डिलेड एंड कुड नॉट इंडिपेंडेंटली परफॉर्म एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग सच एज बेदिंग, ईटिंग. तो वो कॉग्निटिवली डिलेड मतलब उसका मेंटल डेवलपमेंट इतना नहीं हुआ है, वो डेली एक्टिविटीज भी नहीं कर पाती है अपनी, जैसे नहाना या खुद से खाना खाना, इतना भी नहीं कर पाती है. बट आफ्टर ट्रेनिंग शी हैज़ बीन एबल टू एक्वायर सम सेल्फ हेल्प स्किल्स. तो ट्रेनिंग के बाद थोड़े से सेल्फ हेल्प स्किल्स उसने सीख लिए हैं, जैसे खाना खाना या ड्रेस पहनना, और टॉयलेट ट्रेनिंग भी उसको सिखा दी गई है. तो ये 11-year-old गर्ल की बात हो रही है, आप ये ध्यान में रखना. एज ज़्यादा है लेकिन जो स्किल्स ये सीख रही है वो बहुत ही छोटे बच्चे वाले स्किल्स हैं, जो उसको एक 11 साल के बच्चे को जो बचपन में ही आ जाते हैं. सोशलाइजेशन स्किल्स वर रिस्ट्रिक्टेड बट शी मेड अ फ्यू फ्रेंड्स एट स्कूल. तो सोशलाइजेशन स्किल्स उसके बहुत कम है लेकिन फिर भी कुछ फ्रेंड्स उसके बन गए हैं जिनसे वो बात कर लेती है. मोटर माइलस्टोन्स नॉर्मल है, मोटर एबिलिटीज नॉर्मल है उसकी. लैंग्वेज डिले है, बात करने में उतनी डेवलपमेंट नहीं हुई है लैंग्वेज की. शी कुड एंगेज इन अ कन्वर्जेशन विद डिमिनिश्ड वोकैबलरी, बहुत ही कम वोकैबलरी उसको आती है. अब क्वेश्चन ये है आपका, आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी. ये किस तरह की इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी है जिसमें उसको थोड़े से सेल्फ हेल्प स्किल्स आते हैं, ट्रेनिंग दी है उससे उसको आ गए हैं, उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर पा रही है, लेकिन वो कम्युनिकेट कर लेती है. तो कुछ चीज़ें वो कर पा रही है, कुछ नहीं कर पा रही है. दिस इज अ माइल्ड इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी. बी पार्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी एज गिवन बाय AAMD. तो इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी का पार्ट क्या नहीं है इसमें से? तो पहली लाइन है, पर्सन मस्ट शो सिग्निफिकेंटली सब एवरेज इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग. बी है, देयर शुड बी डेफिसिट इन अडैप्टिव बिहेवियर. सी है, डेफिसिट मस्ट बी ऑब्जर्व ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल पीरियड. एंड डी, मस्ट शो डिफिकल्टी इन डूइंग वेल एट स्कूल. तो अगर ऊपर की 3 लाइंस को हम देखें, ये तीनों ही ज़रूरी है. किसी को आप इंटेलेक्चुअली डेफिसिट तभी बोल सकते हो अगर वो उसकी इंटेलेक्चुअल लेवल बिलो एवरेज है, अडाप्ट नहीं कर पा रहा है, और डेवलपमेंटल पीरियड में ही ये चीज़ नज़र आने लग गई है. ये तो तीनों बहुत ही सिग्निफिकेंट लाइंस हैं अगर आपने किसी को इंटेलेक्चुअली डेफिशिएंट डिक्लेयर करना है. लेकिन डी से कोई लेना देना नहीं है कि स्कूल में अच्छा नहीं कर रहा परफॉर्म. स्कूल में तो काफ़ी बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है वो इंटेलेक्चुअली डेफिसिट हो. तो दिस इज़ योर ऑप्शन, डी इज़ योर आंसर, कि ये लाइन आपके इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी का फीचर नहीं है. सी पार्ट, इंडिविजुअल्स विद इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी हैव एन IQ इन द रेंज ऑफ. तो कौन सी रेंज है जिसमें इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी देखा जाता है? बिलो 70 के बाद. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एम्प्लॉय लव्ड हिज वर्क, कोवर्कर्स एंड वेयर ही लिव्ड बट हेटेड हिज बॉस. तो एक एम्प्लॉय है, उसको अपना काम पसंद है, कोवर्कर्स पसंद है, कोलीग्स पसंद है, जहाँ वो रहता है वो पसंद है, बट उसको अपना बॉस नहीं पसंद. The employee was contacted by a recruitment consultancy who had heard of his discontent and offered a position with considerably more pay and responsibilities
at an up and coming company in a nearby city. The intelligent employee declined the position instead and gave the recruitment agency the name of his boss. Luckily, the boss accepted the offer and moved out of the city. So ये तो बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन कोई एम्प्लॉय लग रहा है जिसने खुद वो ऑफर डिक्लाइन कर दी जहाँ पे ज़्यादा अच्छी पोजीशन ज़्यादा अच्छे सैलरी मिल रही थी, ठीक है। और वो उल्टा उसने अपने बॉस का नाम सजेस्ट कर दिया कंसल्टेंसी को, आप ये अपने मेरे बॉस को ऑफर कर दो पोजीशन, जिससे वो परेशान था। तो लकीली क्या हुआ, बॉस ने वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और वो वहाँ से चला गया। और ये एम्प्लॉय फिर यहाँ पे आराम से अपना जो उसको अपनी जॉब पसंद थी वो उसको करने लगा। नाउ क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू स्टर्नबर्ग थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस विच इंटेलिजेंस डिड द एम्प्लॉय डिस्प्ले। अब यहाँ पे ये जो इसने करा है एम्प्लॉय ने, ये कौन सी वाली इंटेलिजेंस है? क्या ये एक्सपीरियंशियल? एक्सपीरियंशियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसने कोई पुराना एक्सपीरियंस यूज करके नहीं करा है कुछ। कॉम्पोनेंशियल नहीं है, क्योंकि कॉम्पोनेंशियल एक एनालिटिकल और एक एकेडमिक इंटेलिजेंस होती है। कॉन्टेक्सचुअल है कि लॉजिकल है? तो अगर आपको अपने बुक से याद हो तो हमने 3 तरह की ही पढ़ी है, एक्सपीरियंशियल, कॉम्पोनेंशियल, कॉन्टेक्सचुअल। लॉजिकल इंटेलिजेंस जो है एज सच कोई टाइप ऑफ इंटेलिजेंस नहीं है। तो ये ऑप्शन सी है कॉन्टेक्सचुअल के, जो उसका कॉन्टेक्स्ट था, जो उसका एनवायरनमेंट था, सर्कमस्टेंसेस थी, उसके बेस में उसने रिएक्ट किया और वैसे ही उसने किया। नेक्स्ट, व्हाट इज द अदर नेम फॉर द इंटेलिजेंस एग्जिबिटेड बाय द एम्प्लॉय। इसको और क्या बोलते हैं हम? कॉन्टेक्सचुअल इंटेलिजेंस को हम और किस नाम से जानते हैं? तो हम कॉन्टेक्सचुअल इंटेलिजेंस को प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं। प्रैक्टिकल क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकली अभी हम जो फेस कर रहे हैं, हमारी जो सिचुएशन है उसको हम कैसे हैंडल कर रहे हैं, दैट इज प्रैक्टिकल। अगर हाँ बाकियों के भी नाम बता देती हूँ, एक्सपीरियंशियल को हम क्रिएटिव भी बोलते हैं, कॉम्पोनेंशियल को हम एनालिटिकल भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी पार्ट है, इन द अबव सिचुएशन विच एस्पेक्ट ऑफ द इंटेलिजेंस इज बीइंग हाईलाइटेड बाय द एम्प्लॉयज एक्शन। तो कौन सा एस्पेक्ट हाईलाइट हो रहा है एम्प्लॉय के एक्शन से? He acquired information of dealing with the boss. He used past experience. He modified the offer in such a way that solved his problem. He analyzed his problem critically. तो यहाँ पे ऑप्शन सी है कि उसने अपनी प्रॉब्लम को ऐसे मॉडिफाई किया अपने ऑफर को जिससे उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। नाउ दीज आर असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चन जो बहुत सारे आपके एग्जाम में आने वाले हैं और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो ये आपने बहुत ध्यान से समझने हैं कि करना कैसे है। असर्शन दिया हुआ है, उसका रीजन दिया हुआ है, और हमें ये देखना है कि दोनों में से ठीक कौन सा है और क्या ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। सो फर्स्ट असर्शन, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ IQ स्कोर टेंड्स टू बी अप्रोक्सीमेट अ बेल शेप कर्व। तो क्या IQ स्कोर्स की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बेल शेप कर्व की है? ऑब्वियसली आपके IQ स्कोर बेल शेप के हैं, क्योंकि बीच में आपकी एवरेज IQ आती है जो हाईएस्ट पॉपुलेशन की है, और दोनों साइड में आपकी बिलो एवरेज अबव एवरेज आती है। तो फर्स्ट असर्शन इज करेक्ट। रीजन, ओनली अ फ्यू पीपल हैव आइदर वेरी हाई और वेरी लो स्कोर्स। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनका बहुत हाई या बहुत लो स्कोर होता है। तो ऑब्वियसली द रीजन इज एक्सप्लेनिंग योर असर्शन। तो इसका आंसर होगा ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 42, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, अगेन असर्शन रीजन। असर्शन क्या है? द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ IQ स्कोर लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एन इन्वर्टेड बेल कर्व। नाउ ये लाइन एकदम सेम है, ये बहुत ही कोइंसिडेंस वाली बात है कि ये दोनों सेम लाइंस आ गई हैं। एग्जाम में ऐसा हो नहीं सकता वैसे कि आपको एक ही चीज को उल्टा करके लिख दिया जाए। तो ऑब्वियसली ये रॉन्ग है, क्योंकि इन्वर्टेड बेल का मतलब क्या है? इन्वर्टेड बेल तो ऐसे हो गया, तो इस तरह तो नहीं है हमारा, तो ये असर्शन ही गलत है यहाँ पे। सेकेंड रीजन, स्कोर ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल टेंड टू फॉल इन द मिडल रेंज। ज्यादातर लोगों का स्कोर मिडल रेंज में आता है, तो ये बिल्कुल सही बात है। हमारे बेल शेप कर्व में ज्यादातर लोगों का स्कोर एवरेज मिडल में आता है। तो यहाँ पे आपका ए रॉन्ग है, आर करेक्ट है। दैट मीन्स हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, विच इज सेइंग ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर वीडियो,
गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, अगेन असर्शन रीजनिंग है. असर्शन, द सेम इंडिविजुअल कैन बी क्रिएटिव एज वेल एज इंटेलिजेंट. तो एक ही इंडिविजुअल क्रिएटिव भी हो सकता है, इंटेलिजेंट भी हो सकता है. बिल्कुल करेक्ट है, हो सकता है. रीजनिंग, a certain level of intelligence is required for creativity, but beyond that intelligence does not correlate with creativity. दोनों ही स्टेटमेंट्स एकदम ठीक है कि कुछ टाइम तक हमें इंटेलिजेंस चाहिए होती है, क्रिएटिव होने के लिए भी थोड़ी सी इंटेलिजेंस चाहिए होती है, लेकिन उसके बाद इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी का कोई कोरिलेशन नहीं है. बोथ आर करेक्ट, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. तो हमारा आंसर होगा ए. Both A and R are true, and R is the correct explanation of A. So we have finished this MCQ which was given by NPSC, and और आगे further और भी MCQs डिस्कस करेंगे. I hope it will help you. Thanks for watching.